तो हेलो माय डियर, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसी अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर विभिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl अभिकारक के साथ होता है, एक दूसरे के साथ होता है प्रतिफल। इस अभिक्रिया में एक या एक से अधिक पदार्थ जो मिलकर नए पदार्थ का जो है निर्माण करते हैं। अब अभिक्रिया तो कई प्रकार के होते हैं: संयोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, इस प्रकार। अगला क्वेश्चन, अभिकारक किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। जैसे कि H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, जैसे इस प्रकार से हम समझते हैं। इस जो अभिक्रिया में जो है H2 प्लस Cl2 ये अभिकारक का जो क्या करती है, कार्य करती है। एक साइड जो है बायां साइड वो अभिकारक होता है। ओके, अगला टॉपिक पर चलते हैं। तो प्रतिफल किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थों का निर्माण करते हैं उसे हम लोग प्रतिफल कहते हैं। प्रतिफल जैसे कि H2 प्लस Cl2 2HCl, जैसे कि इस अभिक्रिया में 2HCl प्रतिफल का कार्य जो है करती है। ओके, तो अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया का क्रिया विधि को स्पष्ट करें। तो अभिकारक के अणु टूटकर परमाणु में परिवर्तित होते हैं और ये परमाणु पुनः संगठित होकर प्रतिफल का बनाते हैं। इस प्रक्रिया में अभिकारक के अणु परमाणु में के बीच में बंधन टूट जाते हैं और परमाणु के बीच में नए बंधनों का निर्माण होता है। इसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया विधि कहते हैं। इस अभिक्रिया में यही क्रिया होती है जिसमें दो पदार्थ टूटकर नए पदार्थ का निर्माण होता है या दो पदार्थ मिलकर नए पदार्थों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं को लिखे। तो इसमें निम्नलिखित विशेषताएं हैं: गैस की उत्पत्ति, अवक्षेपण का बनना, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, जो है इसमें अवस्था में परिवर्तन। अगला प्रश्न पढ़ने जा रहा है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों जिसके सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त अभिक्रिया लिखा जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl होता है। तो संतुलित करने का बहुत ऐसे तरीका है। तो इसमें दो जो समीकरण होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक संतुलित समीकरण होता है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण लिखने का नियम क्या होता है। ओके, तो अभिकारक के संकेतों को समीकरण के बाईं ओर लिखेंगे। अभिकारक के संकेत के बीच में प्लस धनात्मक चिन्ह लिखेंगे। प्रतिफल के संकेत को समीकरण के दाईं ओर लिखेंगे। प्रतिफल के संकेतों के बीच में धनात्मक चिन्ह लिखेंगे। अभिकारक और प्रतिफल के अलग अलग तरीके से निशान देंगे। A प्लस C, जैसे कि C प्लस D। एक साइड अभिक्रिया है और दूसरा साइड जो है प्रतिफल है। ओके, अगला प्रश्न पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होता है? दो प्रकार होता है, संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। तो संतुलित समीकरण भी हम अलग से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर के तत्वों की परमाणु संख्या समान हो उसे रासायनिक संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे कि H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, जिसमें दोनों ओर के तत्वों की परमाणु संख्या कितना समान है। देखिए, दो हाइड्रोजन है, दो क्लोरीन है, दो ऐसा भी उतना ही। अगला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं? वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर के तत्वों की परमाणु संख्या असमान बराबर नहीं हो उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे कि देखिए, नाइट्रोजन है N2 प्लस H2 गिव्स NH3। तो आप पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया विभिन्न प्रकार के होते हैं, संयोजन या संश्लेषण। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर आपस में मिलकर एक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि C प्लस O2 गिव्स CO2, यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो अगला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया किसे? जब कोई द्रवित धातु के ऑक्साइड क्लोराइड में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो अपघटित होकर धातु कैथोड पर मुक्त होती है और ऑक्साइड क्लोराइड एनोड पर मुक्त होती है। ऐसे अभिक्रिया को विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसका जो है रासायनिक समीकरण एक उदाहरण जो है वो भी हम समझेंगे। ओके, जैसे कि द्रवित सोडियम क्लोराइड में विद्युत अपघटन है तो जब सोडियम क्लोराइड इसको जो है नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ओके, बाय, टेक केयर। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अणु में उपस्थित परमाणु के समूह किसी दूसरे परमाणु से विस्थापित होता है तब उसी एकल विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ओके, जैसे कि दो पोटेशियम में H2 सल्फेट गिव्स 2 पोटेशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, उष्माशोषी और उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ओके, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन हो उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बोनेट प्लस उष्मा है उष्माशोषी अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण हो उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि H2 प्लस Cl2। अगला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल और के विलयन से ठोस पदार्थों के रूप में अलग हो जाते हैं उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे कि सोडियम सल्फेट प्लस बेरिलियम क्लोराइड है गिव्स बेरिलियम सल्फेट प्लस सोडियम जो है क्लोराइड हो जाएगा। ओके, तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? यदि मैग्नीशियम रिबन को नमी वायु के संपर्क में रहता है तो वह सफेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड के परत जम जाती है। यह परत मैग्नीशियम को जलने में अवरोध पैदा करती है, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को खुद साफ करने के लिए रेशम के साफ किया जाता है। ओके,
अगला क्वेश्चन, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो द्वितीय विस्थापन वैसी अभिक्रिया है जिनमें कारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इनके एग्जाम्पल पढ़ लीजिए, बेरिलियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट गिव्स बेरिलियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड है। ओके, अगला क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस अभिक्रिया में एक पदार्थ विभाजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ओके, देखिए इसमें एक पदार्थ जो है दो या दो से अधिक पदार्थ बनाए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया के समूह को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ओके, जैसे कि ऑक्सीकरण इसमें देख लीजिएगा CuO है ना, तो H2 जो है ऑक्सीकरण हो जाएगा और Cu जो है अवकरण अभिक्रिया के श्रेणी में आ जाएगा। ओके, अलग से पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व यौगिक से ऑक्सीजन संयोग तथा हाइड्रोजन का वियोग हो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ओके, मतलब वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जिसमें अगला प्रश्न जो पढ़ने जा रहे हैं, अवकरण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का संयोग तथा ऑक्सीजन का वियोग हो उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब इसमें जो है हाइड्रोजन का संयोग होगा और ऑक्सीजन का जो है वियोग यानी कि अलगाव होगा, हाइड्रोजन का हर्ष हाइड्रोजन का जो है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण क्या प्रभाव पड़ता है? तो हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण का निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। भोजन का पाचन, जब हम भोजन का ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीकृत के फलस्वरूप ऊष्मा निकलती है जिससे हमारे शरीर का तापमान बरकरार रहती है और हमें बल प्रदान करती है यानी कि ऊर्जा प्रदान होता है। तो खाना खाने से आपको बहुत प्रकार की प्रोटीन मिलती है, ठीक है, और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं हम लोग। दैनिक जीवन में देखिएगा, भोजन का दुर्गंधित होना, हम जानते हैं कि ताजे भोजन खुशबूदार भोजन कहलाते हैं जिसमें देखने पर बहुत खूब खाने में का मन करे, लेकिन भोजन को खुला हवा में छोड़ दीजिएगा ना तो ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत हो जाएगा, अब भोजन जो है दुर्गंधित हो जाएगा। इसमें वसा प्रेल और ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ये भोजन को दुर्गंधित होने से रोकने का क्या उपाय है? तो आप जो घर में फ्रिज को द्वारा रोक सकते हो, भोजन में एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ मिलाकर भी भोजन को सुरक्षित रख सकते हो। भोजन को वायर और बर्तन में जिसमें ऑक्सीजन जो प्रवेश न करके ऑक्सीकृत ना हो, भोजन दुर्गंधित ना हो, सड़े गले नहीं, इसे भी कर सकते हो, ये उपाय आपका हो सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, दहन और ज्वाला किसे कहते हैं? ठीक है, तो दहन वैसा पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करती है, प्रकाश देती है, उसे दहन कहते हैं। ओके, दहन की क्रिया के लिए 3 शर्तें हैं। ओके, पहला शर्त, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए, जलने वाला पदार्थ, दहन की पोषक पदार्थ यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति होना चाहिए, ज्वलन ताप की आपको प्राप्ति होनी चाहिए, तभी जाके कोई पदार्थ जल सकता है। अब डिस्कस करेंगे कि दहनशील पदार्थ क्या होता है। हमारे जीवन में अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं जो पदार्थ जलता है उसे दहनशील कहेंगे, जो नहीं जलता है उसे अदहनशील। जैसे ईंट पत्थर जैसे नहीं जलता है, यह दहनशील पदार्थ हो जाएगा। जो जलेगा जैसे कि आपको केरोसिन तेल हो गया, सूखा हुआ जो है पेपर सब हो गया, ये सब क्या है बहुत जल्दी ही जल जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि ज्वलन ताप किसे कहते हैं? जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करती है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। ज्वाला किसे कहते हैं? जब कोई गैसीय पदार्थ को जलाने पर ताप और ऊष्मा उत्पन्न करती है उसे ज्वाला कहते हैं। ज्वाला जो है 2 प्रकार का होता है, दीप्तिमान ज्वाला और दीप्तिमान ज्वाला। वैसा ज्वाला जो ताप और प्रकाश देती है उसे दीप्तिमान ज्वाला, जैसे कि लालटेन हो गया। अदीप्तिमान वैसा ज्वाला जो ताप और प्रकाश नहीं देती है उसे अदीप्तिमान ज्वाला, जैसे गैस की ज्वाला होती है। ओके, अगला प्रश्न, प्रकाश का अवघटन अभिक्रिया से क्या आप समझते हैं? उदाहरण दे। तो अवघटन अभिक्रिया क्या ये जो है अवघटन या वियोजन में की अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें किसी योग्य बड़े जो अणु होते हैं वो टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाते हैं, उस जिसके मूल गुण जो है उनकी यौगिक गुण से बिल्कुल भिन्न होती है उसे प्रकाश ऊर्जा का अवघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में जो होता है, जैसे कि आर्गन प्लस क्लोराइड गिव्स सूर्य के प्रकाश और 2 आर्गन प्लस क्लोराइड प्लस क्लोरीन। ओके, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, लोहे के वस्तुओं को हमें पेंट क्यों किया जाता है? ओके, क्यों पेंट करते हैं? तो पेंट करने से लोहे की जो पदार्थ के ऊपरी जो भाग होता है वो छूट जाता है, वो वायु के संपर्क में नहीं आ पाते, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता है। इसलिए हम लोग वस्तु को क्या करते हैं, किसी भी लोहे पदार्थ को पेंट करके रखते हैं, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत नहीं हो पाते हैं। ओके, और उस पर भूरे रंग का परत नहीं जम पाते हैं। तो अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो देखिए, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को वायु और बर्तन में रखने से उपचयन की गति जो होती है क्या होती है, धीमी होती है। और तेल और वसायुक्त पदार्थ जो है नाइट्रोजन से इसलिए वो युक्त किए जाते हैं ताकि उसमें उपचयन ना हो, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो खाद्य पदार्थ खराब नहीं हो। ओके, तो नेक्स्ट प्रश्न पर अगला प्रश्न पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? क्या कारण है कि रासायनिक समीकरण संतुलित किया जाता है? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, क्योंकि दोनों ओर के तंतु की परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती है, उसे संतुलित समीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न जो हम पढ़ेंगे
उपचयन और अपचयन अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए उपचयन जो है आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, उपचयन जो है अवकारक अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन के संयोज हो उसे उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। अपचयन जिसमें ऑक्सीजन का हारस्य हो, यानी ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का संयोग हो, उसे अपचयन अभिक्रिया। अगला प्रश्न पढ़ेंगे मोमबत्ती में जो 3 स्तर होते हैं, 3 मंडल होते हैं, केंद्रीय मंडल, प्रकाशीय मंडल, प्रकाशहीन मंडल। तो पहले पढ़ेंगे केंद्रीय मंडल। यह नीले रंग का होता है, इसमें बिना जले हुए मोम के वाष्प रहते हैं, यह बाटी घिरे हुए रहते हैं, जिसके कारण दहन की क्रिया नहीं हो पाती है, क्योंकि वाष्प ऑक्सीजन के समूह में नहीं आते हैं, जिसका ताप सबसे कम होता है। यह केंद्रीय मंडल कहलाता है। प्रकाशहीन मंडल, इसमें प्रकाश ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा करने के कारण मोम के वाष्प अपूर्ण मात्रा में दहन होता है, और यह भाग ज्वाला की सबसे बड़ा वाला भाग होता है, इससे पीला प्रकाश निकलता है, इन्हें प्रकाश मान मंडल कहा जाता है। लास्ट वाला होता है प्रकाशहीन मंडल। इस भाग में प्रकाश के मोम वाष्प के रूप में पूर्ण दहन हो पाता है, ठीक है, और पूर्ण रूप से दहन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक पाई जाती है। ओके, तो लास्ट प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एलपीजी गैस क्या है? एलपीजी गैस जो है ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन का मिश्रण होता है, लेकिन इसका मुख्य अवयव जो होता है वह ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन तेज गति से जलकर अधिक ऊष्मा देती है, इसलिए एलपीजी गैस को एक अच्छा ईंधन भी कहा जाता है। आप लोग जो घर पर खाना बनाते हैं वो कौन सा गैस है, जरूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक कमेंट कीजिए।